वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्या बात है, पिछली वीडियो पर बहुत कम लाइक कमेंट आए थे, वीडियो पसंद नहीं आ रही है क्या? फलक को यह अजीब नहीं लगा। यह एक ऐसी जगह थी जहां थी सिटी के बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए थे। गोयनका परिवार की पोजीशन को देखते हुए अर्पित का यहाँ होना तो लाजमी था। फलक ने एक तरफ देखा और अर्पित ने भी उसी वक्त उसकी तरफ देखा। अर्पित ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, वो फलक को घूर कर देख रहा था। वो यहाँ फलक की मौजूदगी पर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन साथ ही उसे उसके लिए तिरस्कार भी फील हुआ। आज इसकी वजह से उसकी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद हो गई और ये यहाँ आराम से पत्ते खेल रही है। ये कितनी बुरी है, मेरी खुशियों को बर्बाद करके खुद देखो कैसे खुश हैं। अर्पित ने फलक को नफरत से घूरते हुए मन में कहा। वही फलक खुश थी। फलक ने देखा कि अर्पित का चेहरा गंभीर हो गया था, जैसे कि आज उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। लेकिन अलका कहाँ है? उन दोनों की तो एंगेजमेंट हो चुकी है। अलका ने हमेशा से ऐसी जगह आने का सपना देखा होगा जहां इतने पावरफुल और इन्फ्यूशनल लोग इकट्ठा हुए थे। अर्पित सोफे पर जाके बैठ गया और उन लोगों के साथ बिजनेस पर चर्चा करने लगा। फलक ताश खेलती रही, लेकिन अचानक उसका बढ़िया मूड तुरंत खराब हो गया। वो हर दांव पर हार रही थी। हाँ, मिस फलक, क्या आप पहली बार 3 पत्ती खेल रही हैं? चिंता मत करो, पैसे खोने का एक्सपीरियंस खरीदने के समान समझो, फलक के बगल में बैठे प्रोड्यूसर ने फलक से कहा। फलक ने मन ही मन सोचा, अरे ये तुम्हारा पैसा नहीं है जो खो गया है। बेशक तुम्हें थोड़ी दुख होगा। फलक को लगा कि टेबल के नीचे किसी ने उसके पैर को छुआ है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर प्रोड्यूसर ने लगातार उसे अपने पैर से धक्का दिया, जो कि काफी डरावना था। फलक ने मुस्कुराहट बरकरार रखी और चुपचाप उसने अपना पैर दूसरी तरफ कर लिया और आगे खेलती रही। उस प्रोड्यूसर ने बहाना बनाते हुए फलक से कहा, मिस फलक, मैं आपकी मदद करता हूँ। उस प्रोड्यूसर ने सबके सामने फलक का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फलक ने टालमटोल करते हुए नाटक किया। मैं आपको अपने पत्ते कैसे दिखा सकती हूँ, आप बैठ जाओ। प्रोड्यूसर को इसका कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फलक ने शांति से अपने पत्ते खोले। खेलते समय उसकी नजरें अर्पित से मिलीं। सोफे पर वो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वो परफेक्टली फलक को देख सकता था। और उसने ऑफकोर्स ही उसने अभी का सीन देखा था, जहां वो प्रोड्यूसर फलक को परेशान कर रहा था। फलक की बेबसी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। फलक ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सॉरी, आई वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम। वॉशरूम के बाहर जाने से पहले फलक ने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया। जब वो कॉरिडोर्स में लौटी तो वही प्रोड्यूसर उसकी ओर आ रहा था। उस प्रोड्यूसर ने उसका रास्ता रोक लिया और वो उसे जाने नहीं दिया। वहां कोई नहीं था, इसलिए फलक को दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रोड्यूसर की आंखों ने फलक के शरीर को ऊपर से नीचे तक नापा, फिर उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, फलक, स्ट्रीट वॉकर जिसमें तुमने एक्टिंग किया है, पहले ही प्रॉपर्टी प्राप्त कर चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सब्सिक्वेंट रोल चुनना बेहद इम्पोर्टेंट है। मेरे पास एक बेहतरीन फिल्म है, मैं तुम्हें मैं हीरोइन बना सकता हूँ। फलक मुस्कुराई, ये तो आसमान में उड़ने वाली चीज है, आप क्या चाहते हो? प्रोड्यूसर ने देखा कि फलक बहुत सीधी है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फलक के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा, क्या तुम नहीं बता सकती कि मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें चाहता हूँ, फलक। हालांकि अर्पित गोयनका के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ खूब मौज मस्ती की होगी। और जिन लड़कियों को अर्पित गोयनका ट्रीट करता है वो तो होती ही लाजवाब हैं। जब तक तुम बिस्तर पर मेरी सेवा करने को तैयार हो, मैं तुम्हें हर तरह से सैटिस्फाइड कर सकता हूँ। फलक के चेहरे पर उदासी छा गई। वो हंसी और बोली, आप लगभग 50 साल के हो चुके हो। आपका आधा शरीर पहले ही मिट्टी में समा चुका है और आप अभी भी आशिकी करना चाहते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि आप जल्दी मर सकते हैं? मेरा सुझाव है कि पहले आप खुद को आईने में देखो और आप चाहते हैं कि मैं आपको खुश करूं। आपने सोच भी कैसे कि आप मुझे पाने के काबिल भी है? फलक की तिरस्कार भरी नज़र और तिरस्कार भरी बातें सुनकर प्रोड्यूसर को शर्मिंदा कर दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें बुराई और अच्छाई में फर्क ही करना नहीं आता है। प्रोड्यूसर गुस्से में वहां से चला गया। फलक को उसकी परवाह नहीं थी, उसकी मानसिक स्थिति काफी मजबूत थी।
वो आगे बढ़ी, लेकिन जब वो कोने पर पहुंची तो अचानक रुक गई, क्योंकि एक व्यक्ति दीवार के सहारे झुका हुआ था। वो और कोई नहीं, अर्पित था। फलक ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मिस्टर गोयनका, वहां प्राइवेट रूम में मुझ पर अपनी नजर रखना काफी नहीं था कि अब आप बाहर छिपकर दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं? अर्पित सीधा खड़ा होता है और फलक की झूठी और नकली मुस्कान को देखता रहता है। यह मुस्कान वैसी ही थी जैसी उसने अभी कुछ देर पहले उस प्रोड्यूसर से बात करते समय दिखाई थी। अर्पित परेशान था, उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आ जाती है। भले ही तुमने मेरे प्रपोजल को बर्बाद कर दिया हो, तो क्या हुआ? तुम खेलते हुए टेबल पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वही टेबल के नीचे तुमको हैरेस्ट किया जा रहा था। जब भी तुम मुझे देखो, तुम्हें मुझे हमेशा गोयनका सर कहना होगा। तुम्हें लगा कि तुम जीत गई हो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे नीचे ही रहोगी। फलक ने सोचा कि लगता है कि इस आदमी का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है और इसे इलाज की जरूरत है। फलक अर्पित के ही लहजे में बोली, चूंकि गोयनका सर, आपको लगता है कि मैं आपसे एक रैंक नीचे हूँ, तो आपको मेरे रास्ते में बाधा डालने के लिए अपने प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी को मेरे रैंक तक क्यों गिरा रहे हो? वो बोलते हैं ना, जो व्यक्ति इसे पीता है वही सबसे अच्छी तरह जानता है कि पानी गर्म है या ठंडा। मेरे पास आपके जैसा अच्छी लाइफ नहीं है, लेकिन जब तक मेरे अंदर दिमाग और समझदारी है, मैं खुश हूँ, तब तक ये चलेगा। अर्पित ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, खुश? क्या तुम खुश हो? असल में तुम आदमियों की नज़र में केवल एक एक्ट्रेस हो, एक खिलौना जिसे कभी भी बेचा जा सकता है और कभी भी उसके साथ खेला जा सकता है। एक्ट्रेस? खिलौना? अर्पित के शब्दों ने फलक बहुत इंसल्टिंग फील किया, लेकिन फलक को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो किसी भी तरह की भी उससे उम्मीद में नहीं थी। उसे इस बात पर शक नहीं था कि उसके सामने ये जो व्यक्ति है वही अर्पित गोयनका है, जिसके साथ वो 18 साल तक बड़ी हुई थी। फलक बहुत अपसेट महसूस कर रही थी, एक ऐसे इमोशन जिसकी वो आदी थी। उसकी आंखें एकदम साफ और ठंडी थी। ओह एक्ट्रेस, क्या गोयनका सर आप शो है ना कि आप अपनी होने वाली सास और मंगेतर की बात नहीं कर रहे हैं? अलका अलग है, वो मेरे पास है। तो गोयनका सर यहाँ मुझे ये बताने के लिए खड़े हैं कि मुझे एक पावरफुल और इन्फ्यूजनल व्यक्ति ढूंढना चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। ठीक है गोयनका सर, आपकी सलाह के लिए थैंक यू, मैंने नोट कर लिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा सकती हूँ। फलक वहां से चली गई। फलक, देखते हैं तुम्हारे इस खेल में कौन जीता है और कौन हारता है, अर्पित शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला। फलक प्राइवेट रूम में लौट आई और उसने तुरंत अर्पित का कौन हारता है का मतलब समझ आता है। अर्पित जैसे पागल हो गया हो और वो फलक की मेज पर ताश खेलने आया। वो उसके सामने बैठा। हर बार जब डीलर बनने की उसकी बारी आती तो वो कुछ गुना के लिए अपने दांव बढ़ा देता या अतिरिक्त हाथ खेलता, और वो हर बार जीत जाता। आधे घंटे के भीतर फलक ने अपनी आधे से ज्यादा पैसे की गड्डी खो दी। बचे हुए नोटों के 10 बंडलों को देखकर फलक उदास हो गई। वहीं वो घिनौने प्रोड्यूसर ने और भी मुश्किल खड़ी करने में लगा था। उसने फलक की तरफ देखते हुए कहा, मिस फलक, क्यों, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आप फिर से हार गई तो हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। फिर आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। कपड़ों का हर टुकड़ा 5 बंडल नोटों के बराबर होगा। हाँ हाँ, फलक ने आह भरी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। मुझे लगता है कि आप अक्सर बॉ में जाते हैं और फीमेल डांसर्स को अपने कपड़े उतारते हुए देखते होंगे। एक कपड़े के लिए 500 गड़िया, इट्स नॉट दैट हाई क्लास। प्रोड्यूसर के पास अचानक बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। अर्पित ने अचानक अपना सिर उठाया। मिस फलक, क्या आपने तय कर लिया है कि आप खेल जारी रखना चाहेंगी या नहीं? फलक को इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि अर्पित और प्रोड्यूसर ने जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। इसलिए उसे लगभग 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ। फलक समझ सकती थी कि वो दोनों उस पर पैसे से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसने खुलकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हार मान लेती हूँ। उसके पास पैसे नहीं थे। अगर उसके पास पैसे होते तो भी वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करती। आगे बढ़ो और हंसो, ये सिर्फ एक कार्ड गेम था। वो जानती थी कि कब चुप रहना है और कब अपना सिर ऊंचा रखना है। जैसा कि फलक ने सोचा था, प्रोड्यूसर ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि वो फलक पर कमेंट करते हुए बोला, लगता है फलक ने स्ट्रीट वॉकर से ज़्यादा कुछ नहीं कमाया है। 10,000 खोने के बाद आपको दिल का दर्द क्यों होगा? क्या ऐसा नहीं है कि फलक बाहर से सिर्फ शानदार दिखती हैं, लेकिन हाकिम में उनकी हालत बहुत खराब है? प्रोड्यूसर ने इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी कि आसपास बैठी अमीर औरतें सुन सके।
फिर उसने अजीब नज़र से फलक को ऊपर से नीचे तक नापा। कुछ बॉस ने ध्यान दिया और फलक को घृणा से देखा। ये तो झूठ होगा अगर फलक ने ये कहा कि उसे ऑकवर्ड महसूस नहीं हुआ। पहले ही से ही उसे कम ऑकवर्ड महसूस नहीं हो रहा था, और फिर अब वो लोगों के मजाक बनने का टॉपिक बन गई थी। हालांकि वो शान से खड़ी हुई और अपनी खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और उसने कहा, पैसे से लोगों की काबिलियत आंकना, क्या ये बहुत शालो ऑफ नहीं है? और वैसे ये तो चिप लोगों की भी निशानी नहीं है। इसके अलावा इस प्राइवेट रूम में बहुत सारे अमीर लोग हैं। सच कहूं तो मैं अकेली गरीब हूँ। यहाँ दो आदमी एक लड़की के साथ तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह आसान जीत नहीं है? फलक ने वाकई शानदार वापसी की। उसने एक साथ सभी बिजनेसमैन की चापलूसी की, साथ ही अर्पित और प्रोड्यूसर को नीचा दिखाया। उसने अपनी मुश्किल सिचुएशन को सक्सेसफुली सुलझाया। उन अमीर आदमियों की पत्नियों ने उसकी शान शौकत देखी। वो न तो घमंडी थी और न ही विनम्र, इसलिए उन्होंने हामी में सिर हिलाया। हालांकि वो गरीब थी, लेकिन मुश्किल समय में शांत रहने की उसकी कैपेसिटी को जानकर कहा जा सकता था कि क्यों उसे बंगलुरु में नंबर 1 इनसे इन्फ्लुएंसर कहा जाता था। बिजनेसमैन ने अपनी घृणा पर लगाम लगाई और फलक की तरफ कुछ नजरें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लड़की सिर्फ 21 साल की थी। फलक ने उन रिच वाइफ्स को गुड बाय कहा जिनको वो जानती भी नहीं थी और सोफे से अपना बैग उठाने के लिए मुड़ी। हालांकि प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और हवा चलने लगी। फलक ने मुड़कर देखा। दरवाजा क्लब मैनेजर ने खोला था, जिसे उसने एक बार देखा था, और दरवाजे के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। वहां 3 से 5 आदमी थे, जिनमें से प्रत्येक ने सफेद शर्ट और काला सूट पहना हुआ था, जो एक फॉर्मल ड्रेस थी। वे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनकी गंभीरता से एक इम्प्रेसिव एरिस्टोक्रेट सोशल क्लास का आभास हो रहा था। फलक खुद को आह भरने से नहीं रोक पाई। अब असल में किसे पावरफुल और इन्फ्यूशनल कहा जा सकता है? जरूरी रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आराम से सोफे पर बैठ जाए और अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ जाए। दरवाजे के पास खड़े लोग वाकई पावरफुल और इन्फ्यूशनल लोग थे। फलक ने यह भी देखा कि वो अकेली थी जो प्राइवेट रूम में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर दर्जनों बिजनेसमैन की भी खड़ी हो गई। वो कितना फेमस इंसान हो सकता है कि बेंगलोर को कंट्रोल करने वाला हर बिजनेसमैन उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। फलक उत्सुक थी। क्लब के चेयरमैन बाहर आए। उन्होंने थोड़ा झुककर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और प्लीज का इशारा किया। फिर एक काला सूट नजर आया। हाथ से बने चमड़े के जूतों की एक जोड़ी चमचमाते संगमरमर के फर्श पर चली आ रही थी। लंबे पैरों वाली एक जोड़ी ने हर कदम उठाया और एक अग्रेसिव ऑरा बिखेरा। फलक की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसके साथ उसने पूरे दिन कोई बात नहीं की। और वो बड़ा शख्स है। उसने उसे 15 दिनों से नहीं देखा था और वो और भी ज्यादा सुंदर हो गया था। उसकी ब्लेड जैसी भौहें, सुडौल जबड़ा, नुकीली नाक और उसके पतले होंठ बेहद सेक्सी थे। संस्कार ने अपने गॉगल्स उतारे और उसे अपने सेक्रेटरी अमन को दे दिया। उसने अपनी हल्की नीली शर्ट के ऊपर एक ग्रे जैकेट पहनी थी। फलक ने उसे जैकेट में पहली बार देखा था। उसका शरीर पहले से ही मजबूत था और जैकेट के साथ उसके वी लाइन एब्स पूरी तरह से दिख रहे थे। उसकी जैकेट पर एक ब्रोच है। यह एक साधारण प्लेटिनम डिजाइन था। फलक का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। कॉरिडोर्स में रेट्रो लाइट के नीचे चमकता हुआ संस्कार एलिगेंट था और उसकी हर हरकत एक राइप आदमी के मर्दाना आकर्षण से भरी हुई थी। मिस्टर जिंदल। फलक को नहीं पता था कि संस्कार का वेलकम कौन कर रहा था। वे बिजनेसमैन दरवाजे पर चले गए और फलक सबकॉन्शियस रूप से पीछे हट गई। फलक नहीं चाहती थी कि संस्कार उसे देखे। वो यहाँ उलझन में थी, जबकि संस्कार सोसाइटी में बहुत ऊपर था। वो खुद को नीचा महसूस कर रही थी। उसने कभी खुद को कम नहीं समझा, तब भी नहीं जब पहले सब उसे घृणा भरी निगाहों से देखते थे। लेकिन जब से फलक संस्कार से मिली है, तब से वो नीचा महसूस करने वाली फीलिंग से काफी अनजना रही। फलक गहरी सोच में डूबी थी। अर्पित अब और शांत नहीं रह सका। उसने अमन को देखा। ये वही आदमी है जो एक बार उस अस्पताल में आया था जहां फलक की मां थी। उसने फलक की तरफ देखा और वो पहले ही किसी छिपी हुई जगह पर जा चुकी थी, जहां से उसे ज्यादा लोग ना देख पाए। उसने अपनी नजरें नीची। वो काफी नर्वस और परेशान नजर आ रही थी, जबकि उसके हाथ शर्म से एक दूसरे से रगड़ रहे थे। अर्पित को शक हुआ कि क्या उसकी नजर खराब हो गई है। आखिर जो लड़की अभी कुछ देर पहले इतना बोल रही थी, वो ऐसे चुपचाप गुमसुम खड़ी हुई है। आखिर फलक किसके साथ इन्वॉल्व थी, अमन या मिस्टर जिंदल? क्लब के चीफ ने संस्कार को कई सीनियर लोगों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया।
अर्पित जैसे लोगों को बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। प्रेसिडेंट जिंदल, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। कई वेटरों ने जल्दी से कमरे को सिस्टमैटिक कर दिया। फलक ने पाया कि न केवल चाय के कप जैसी कटलरी बदल दी गई थी, बल्कि सोफे के कुशन भी खूबसूरत फूलों के प्रिंट वाले बदल दिए गए थे। दोनों तरफ से ऊंचे दर्जे के बिजनेसमैन खड़े थे, जबकि क्लब के चेयरमैन के साथ संस्कार ने शान और गरिमा के साथ कदम रखा। फलक ने चुपके से उसकी तरफ देखा, लेकिन संस्कार ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। फलक थोड़ी शर्मिंदा हो गई। वो जानती थी कि संस्कार के पास ताकत है, लेकिन वो इतना पावरफुल होगा इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। कल रात संस्कार को भेजे गए मैसेजेस को याद करते हुए फलक को लगा कि वो बहुत चाइल्डिश थी। दूसरी ओर फलक को लगा कि वो अपनी नजरों से ही संस्कार भस्म कर देगी। आखिर संस्कार उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? संस्कार सोफे के बीच में बैठा था, जो कमरे में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान था। अन्य हाई रैंकिंग बिजनेस पर्सन एक एक करके बैठ गए। अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने के बजाय वो सलीके से और सीधे बैठा था। एक हाई रैंकिंग एल्डर्स ने संस्कार को एक सिगार दिया। संस्कार ने इसे ले लिया और क्लब के चेयरमैन ने खुद नीले लाइटर से उसका सिगार जलाया। संस्कार इसे जलाने के लिए थोड़ा आगे झुका। उसने अपनी संकीर्ण काली आंखों को आधा सिकोड़ा और एक कश लिया। फिर उसने धीरे से अपने पतले होठों से धुआं छोड़ा और अपनी तीखी भौंहों को आपस में सिकोड़ लिया। उसने अपनी गहरी निगाहों से फलक को लापरवाही से देखा। फलक को उम्मीद नहीं थी कि संस्कार उसकी तरफ देखेगा। जब वो सिगरेट पी रहा था तो उसने अपना मजबूत जबड़ा ऊपर उठाया, जो बहते पानी की तरह चिकना था। थोड़ी सी विनम्रता की हवा ने उसके गंभीर, ठंडे व्यवहार को और भी बढ़ा दिया। बहुत घमंडी है, फलक का छोटा सा चेहरा उबल रहा था। वो जानती थी कि उसके मन में अभी भी गुस्सा है। इसके अलावा वो उसकी शक्ल सूरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फलक ने बगल में देखा कि संस्कार पैर पर पैर रखे बैठा हुआ है। वो धीमी आवाज में सबको जवाब दे रहा है और कभी कभी हंस भी रहा है जब उसके बगल में बैठे हाई रैंकिंग बिजनेसमैन उससे बात कर रहे थे। हालांकि उसकी छाती से निकलने वाली धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें बहुत दूर थीं, लेकिन उन्होंने पहले ही फलक के पैरों को कमजोर कर दिया था। फलक जाना चाहती थी। उसने अपने बैग के बारे में सोचा और उसे देखा। अरे नहीं, उसका बैग किसी वेटर ने उसी सोफे के कुशन के पीछे रख दिया था जिस पर संस्कार बैठा था। कहने का मतलब ये है कि अगर फलक अपना बैग लेना चाहती है तो उसे संस्कार के पास जाना होगा। फलक ने अपना सिर हिलाया। फलक की उसके पास चलकर जाने की हिम्मत नहीं थी और वो खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती थी। भूल जाओ, बैग में कुछ भी खास नहीं था। वो वापस आकर उनके जाने के बाद उसे ले जाएगी, ये सोचकर फलक मुड़ी और चली गई। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद एक रिंगटोन की आवाज सुनाई दी। उस समय कमरे में शांति थी, सिवाय धीमी आवाज में बातचीत के, इसलिए रिंगटोन की आवाज बहुत अचानक सुनाई दी। फलक के कदम रुक गए। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? यह उसका मोबाइल फोन क्यों होगा? इस समय उसे फोन करने की हिम्मत किसने की? बातचीत बंद हो गई और एक धीमी, प्रॉस्परस और अट्रैक्टिव आवाज हवा में फैल गई। अपनी आवाज में थोड़ी सी मस्ती के साथ उसने पूछा, किसका फोन बज रहा है? Why is no one responding? ये संस्कार की आवाज थी। चूंकि वो पहले ही बोल चुका था, इसलिए हाई रैंकिंग बिजनेसमैन ने कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये फोन किस बेवकूफ का बज रहा है? फलक लगभग रो पड़ी थी। उसके लिए अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसने गहरी सांस ली, अपनी सांसों को काबू में किया और खुद को एनकरेज किया। वो अपने होठों पर एक शांत और अपॉलोजेटिक मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। सॉरी, ये मेरा फोन बज रहा है। तो फिर आओ और इसे ले जाओ, क्लब के ओनर ने धीरे से कहा। फलक अब तक अपने दिल में फूट फूट कर रो रही थी। सबकी निगाहों के सामने वो कदम दर कदम उस आदमी की ओर बढ़ी जो ऊंची सीट पर बैठा था। जब फलक संस्कार के सामने रुकी तो संस्कार ने अपना नाजुक और सुंदर चेहरा उसके सामने उजागर कर दिया। उसने नीचे देखा और उसकी तर्जनी ने सिगार से राख को एस्ट्रे में फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर जिंदल, मेरा बैग आपके पीछे है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? फलक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। संस्कार ने ऊपर देखा। उसने अपनी चमकीली आंखें, जो ऑब्सीडियन पत्थरों की तरह थीं, उस पर टिका दी। उसकी आंखों के कोनों की रेखाएं लहरा उठीं। उसने मुस्कुराते हुए 3 शब्द कहे, इसे खुद ही ले लो। फलक का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे मना कर दिया था और उसे शर्मनाक स्थिति में डाल दिया था। क्या परेशानी है इसे? वहां बैठे बिजनेसमैन की आंखें चमक उठी। वो थोड़ा हैरान थे।
मिस्टर जिंदल जैसे लड़के तो हमेशा लड़कियों के प्रति हमेशा जेंटल रहे हैं, उन्होंने कभी किसी लड़की को मुश्किल स्थिति में डाला था जब तक कि वो इस लड़की से रिश्ता न हो। सभी बिजनेसमैन ने एक के बाद एक फलक का सामना किया और उसकी गहराई से जांच की। संस्कार ने मदद करने से मना कर दिया था और उसका फोन बजे जा रहा था। फलक ने अपने चेहरे पर आए रेशमी बालों की एक लट को कान के पीछे छिपा लिया। वो संस्कार के पास पहुंची। फलक ध्यान से उसके लंबे और मजबूत पैरों से बचती हुई और सोफे के किनारे पर खड़ी हो गई। सोफे पर रखे बैग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे नहीं थे। फलक अब मरना चाहती थी, वो इस तरह से नहीं रह सकती थी। फलक ने एक पल के लिए सोचा और एक्टिव उसके पास पहुंची। उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत उसके कोमल निचले होंठ को काट रहे थे। उसने अपने बाएं घुटने को सावधानी से और डरते हुए उसके सोफे पर टिका दिया, अपने और बैग के बीच की दूरी को कम करते हुए। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपना बैग लेने में कामयाब रही। फलक बहुत खुश थी। वो अपना बैग लेकर जाने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और एक जोरदार झटके के साथ वो संस्कार की मजबूत बाहों में जा गिरी। आह! फलक ने हैरानी से कहा। केयरफुल, फलक ने संस्कार को कहते सुना। वॉट? वाई शुड ही बी केयरफुल? वो गलती से उसकी बाहों में नहीं गिरी थी, उसने उसे घसीटा था। वो सच्चाई को कैसे तोड़ मरोड़ सकता था? मिस्टर जिंदल, मैं फलक मिश्रा है, जो बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस। मिस फलक शायद लंबे समय से मिस्टर जिंदल को पसंद करती है, और चूंकि आज उन्हें मिस्टर जिंदल से मिलने का मौका मिला, इसलिए वो आपसे और अधिक बातचीत करना चाहती होंगी। हाँ, मिस फलक फूल की तरह खूबसूरत हैं। अब इन्हें देखकर लगता है कि वो एकदम सही जोड़ीदार हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। दे मेक अदर्स जेलस। उनके चारों ओर प्रशंसा की आवाजें सुनी जा सकती थी, और फलक इस बात से हैरान थी कि कैसे बिजनेसमैन, जिन्होंने उसे दीवार पर बैठी मक्खी की तरह नजरअंदाज किया था, उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि वह अनोखी है। और क्या सब अंधे हो गए थे? वो ही था जिसने उसे खींचा था, उसने खुद को उसके सामने नहीं फेंका था। मिस फलक, क्या ये सच है? अपनी बाहों में फलक का खूबसूरत चेहरे को देखते हुए संस्कार ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके पास उससे पूछने का चेहरा था। बेशक, ये सच नहीं था। फलक ने तुरंत अपने दिल में इनकार कर दिया, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा, क्योंकि अगर वो यहाँ सबके सामने इनकार करती तो संस्कार इज्जत खो देता। बाहरी लोगों के सामने एक आदमी की इज्जत बहुत महत्वपूर्ण होता है। फलक की खूबसूरत आंखें झपक रही थीं और चमक रही थीं। संस्कार ने अपने मुंह में एक सिगार पकड़ रखा था। सिगार अंधेरे में चमक रहा था और राख नीचे गिरने वाली थी। तुम, फलक ने उसके होठों की ओर इशारा किया और फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम राख को झाड़ना नहीं चाहते हो? ये बहुत गर्म होती, जब ये तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। संस्कार ने कोई हरकत नहीं की। धुएं के गुबार के बीच संस्कार की खामोश और नेक निगाहें कुछ अनएक्सपेक्टेड थीं। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी काली आंखों में दो भंवरों ने फलक को अट्रैक्ट किया, जो एक सफेद कागज के टुकड़े की तरह मासूम थी, जिससे वो संस्कार के प्यार में तेजी से नीचे गिर रही थी। फलक का छोटा सा चेहरा और भी ज्यादा लाल होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब था या वो क्या चाहता था। वो उससे झूठ नहीं बोल रही थी, राख सचमुच उस पर गिरने वाली थी। फलक ने अपने होंठ काटे और धीरे से अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया जब राख गिरने वाली थी। वो कांप रही थी। फलक की नज़र संस्कार पतले, गुलाबी और चमकदार होंठों पर थी। उसका छोटा हाथ ऊपर गया और हिम्मत करके उसके होंठों से सिगार हटा दिया। एस्ट्रे उसके सामने थी। फलक संस्कार के लिए राख झाड़ दी। फलक ने फिर से सिगार वापस संस्कार के होठों पर रख दिया। उनके चारों ओर हंसी का एक जोरदार विस्फोट हुआ। संस्कार ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और फलक उसकी बाहों से उठ गई। फलक को लगा कि वो बर्बादी की राह पर चल पड़ी है। उसने पब्लिक प्लेस में उसके साथ कुछ बहुत ही बोल्ड हरकत किया था। उसकी उंगली अभी अभी उसके होंठों को छू गई थी। ये पतली, मुलायम और कोमल थी, शाम की हवा की ठंडक के जैसी। फलक को अपने दिमाग की सब नसें सुन महसूस हो रही थी। फलक ने अपने पैर उठाए और आगे बढ़ी। उस पल उसने महसूस किया कि एक तेज और जलन भरी नज़र उस पर टिकी हुई है। अर्पित उसे खा जाने वाली नज़र से देख रहा था। अर्पित की नज़रें इतनी खतरनाक लग रही थी कि जैसे वो अपनी नज़रों से ही फलक का खून कर देगा। फलक को अचानक याद आया कि जब संस्कार ने उसे गले लगाया था तो अर्पित उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठा था और उसने उनके बीच इंटीमेट बातचीत देखी होगी। वो समझ सकती थी कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा था।
अर्पित इसलिए परेशान था क्योंकि फलक उससे कई लेवल ऊपर के लड़के के साथ डेटिंग कर रही थी। इस इंसान का दिल बहुत गंदा है, इसलिए वो फलक के साथ कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देख सकता था। फलक ने उसे एक शानदार मुस्कान दी। फलक की मुस्कुराहट का पर्पस उसे गुस्सा दिलाना था। फलक अपना बैग लेकर जाना चाहती थी, लेकिन कई रिच वुमेन ने उसे वापस खींच लिया। सभी मिस फलक चिल्लाया और उसे कार टेबल पर बैठा दिया। उसे अभी भी ताश खेलना था। फलक सच में खेलना नहीं चाहती थी। उसके पास उनके साथ खेलने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह थी कि वो जीत रही थी। उसकी किस्मत इस बार चल पड़ी थी। वो हर बात जीत जा रही थी। फलक ने अनुमान लगाया कि यह संस्कार की वजह से हो सकता है। उसने बिना किसी गिल्टी फीलिंग के पैसे अपनी जेब में रख लिए। सबसे पहली बात, सभी रिच वाइफ्स के पास पैसा था और अगर वो उनका कुछ पैसा जीत जाती तो उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी बात, वो संस्कार की पत्नी थी और यह उसका अधिकार था कि वो अपने पति की शान में इतना सारा पैसा जीत ले। जीते हुए नोटों के ढेर को देखकर फलक बहुत खुश हुई। उसकी छोटी छोटी आंखें मोटे नोटों के ढेर की ओर देखती रहीं। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाए और जब वो आराम कर रहे थे तो उसने पैसे गिनना शुरू कर दिया। वो देखना चाहती थी कि क्या उसने अपनी कैश वापस जीत ली है, जिसे फलक अपने नुकसान की भरपाई कर लेगी। वो तुरंत पीछे हट जाएगी। उसने कसम खाई कि वो फिर कभी जुआ नहीं खेलेगी। मिस्टर जिंदल रिच विमेन में से एक ने अचानक अपना मुंह खोला और चिल्लाई। अपनी जीत की गिनती करते समय फलक के हाथ अकड़ गए। वो इतनी उत्साहित थी कि उसने अभी अभी 580 और 590 की गिनती की थी कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बगल में कोई खड़ा है। उसने महसूस किया कि संस्कार की मौजूदगी उसके बहुत करीब थी। शायद उसकी बिजनेस वेस्ट जैकेट गलती से उसकी लाल ड्रेस से टकरा गई थी। वो अपनी खूबसूरत पीठ पर उसकी जैकेट वेस्ट की चिकनी और ठंडी बनावट को साफ महसूस कर सकती थी और उसने एक स्वस्थ और आकर्षक मर्दाना खुशबू महसूस की। फलक सीधे बैठ गई और जम गई। वो दूसरों से बिजनेस के बारे में बात करने के बजाय यहाँ क्या कर रहा था। सभी बिजनेसमैन उठकर उसके पीछे चले गए। तीनों रिच विमेन मेज से उठकर चली गई थी और वो अपने छोटे हाथों में अनगिनत नोटों के ढेर के साथ अकेली बैठी थी। यह एक मजेदार नज़ारा लग रहा था। अर्पित ने अपने पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए उस फलक की ओर देखा जो उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और कहा, तुम रुक क्यों गई? गिनो। गो अहेड, गो अहेड। फलक को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन हर कोई उसकी तरफ देख रहा था और उसके पास गिनती जारी रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए बैंगलोर और इंदौर को कंट्रोल करने वाले सभी पावरफुल लोग उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे क्योंकि वो अपनी जीते हुए पैसे की गिनती कर रही थी। फलक का पैसे गिनने का तरीका बहुत ही अनाड़ियों जैसा था। शायद उसने पहली बार ऐसा किया होगा। उसके नन्हे नन्हे गोरे चिकने हाथों में नए नए नोटों की झलक बहुत ही प्लीजिंग थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और उस पर मुलायम बालों की परत जमी हुई थी, जिससे रोशनी में एक मुलायम और चमकदार चमक आ रही थी। उसका छोटा हाथ रुक गया और उसके सामने पैसों की 7 गड्डियां थीं। तुम्हारा नुकसान पूरा हो गया। शायद उसे लगा था कि गिनती खत्म करने के बाद वो काफी देर तक कुछ नहीं बोली, इसलिए संस्कार कर्कश आवाज में पूछा। फलक ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। हाँ, बस थोड़े से कम है। उसने 2 बार तीखी हंसी दी। उसके खूबसूरत होंठ एक प्यारी मुस्कान में बदल गए। ठीक है, संस्कार ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या तुम एक और राउंड खेलना चाहती हो? उसकी आवाज़ बहुत ही नर्म थी और जब उसने नीचे देखा तो वो उसके प्रति अपने स्नेह और प्यार को छिपा नहीं सका। फलक महसूस कर सकती थी कि वो धीरे धीरे अपने बड़े गर्म हाथ से उसके सिर को छू रहा था। फलक एक पल के लिए जवाब देना भूल गई। संस्कार ने ऊपर देखा और उसकी नज़रें भीड़ को देखा, फिर उसने अपनी नज़रें अर्पित पर टिका दी। मिस्टर गोयनका, क्या आप मेरे साथ एक राउंड 3 पत्ती खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं? अर्पित मुस्कुराया। वो संस्कार की निगाहों में चील की तरह गहरी और तीखी नज़र को नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने साफ तौर पर से फलक की वजह से उसे चुना था। अगर ऐसा था तो पोलाइटली मना करने से अच्छा है रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना सही होगा। यहाँ के एक हाई रैंकिंग बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को फिर से खेलने के लिए भेजा, इसलिए ताश टेबल पर 2 आदमी और 2 महिलाएं थीं और संस्कार फलक के बगल में बैठ गया। एक वेटर जल्दी से आया और ताश टेबल को साफ किया। कार्ड क्लॉथ को बदल दिया गया और एक प्रोफेशनल डीलर ने कार्ड बांटे। अमन ने आगे बढ़ाकर फलक के नोटों के साथ बंडल उठा लिए। ये देखकर फलक हैरान रह गई।
मिस फलक, डोंट वरी, आई विल कीप देम सेफ फॉर यू। अमन ने पैसे वेटर की प्लेट पर रखे और एक बेसिन ले आई। मिस फलक, पैसों पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, पहले अपने हाथ धो लीजिए। क्या मुझे अपने हाथ धोने होंगे? लेकिन मुझे बाद में भी खेलना है। अगर वो ताश खेलना जारी रखना ही है तो इसका मतलब था कि उसे फिर से पैसे छूने पड़ेंगे। फलक असमंजस में बैठी थी, तभी उसके सामने एक ब्रोकेड बॉक्स रखा गया। जब अमन ने ब्रोकेड बॉक्स खोला तो बॉक्स में भारी सोने की पत्तियों ने फलक को लगभग अंधा कर दिया। फलक घूरते हुए और अवाक होकर आहें भरते हुए कह रही थी कि ये अमीर लोग हकीकत में खेलना जानते हैं। जिस तरह से वो ये खेल खेलते थे उससे वह दंग रह गई। हाथ धोने के बाद फलक सीधी बैठ गई और जब डीलर कार्डों को फेर रहा था तभी संस्कार ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, प्रोड्यूसर झा, हमारे लिए अकेले ताश खेलना बोरिंग है। आप हमारे लिए स्ट्रिप्टीज डांस करना पसंद करेंगे। प्रोड्यूसर झा को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वो चुपके से दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, जबकि सभी लोग कार देखने में व्यस्त थे। हालांकि संस्कार के शब्दों ने उसे रोक दिया। फलक ने अचानक अपनी आंखें उठाईं और संस्कार की ओर देखा। अगर उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि वो क्या सोच रहा था, तो अब उसे पता चल गया। उसे 100% यकीन हो गया था कि यह लड़का आज रात उसका साथ देने आया है। ये लड़का भी ना, क्या फलक का इससे अधिक प्रभावित हो सकती है? जब प्रोड्यूसर झा वापस लौटा तो उसने कोई नामंजूरी दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, जब तक मिस्टर जिंदल खुश है तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह का डांस करता हूँ। संस्कार ने प्रोड्यूसर झा की तरफ नहीं देखा। उसने बगल में देखा। उसकी गहरी और चमकदार काली आंखें फलक पर टिकी थी जो उसको प्यार से देख रही थी। संस्कार धीरे से बोला, मिस्टर गोयनका ने अभी जो पैसे जीते हैं उससे दुगने पैसे वापस जीतो, ठीक है? टू बी कंटिन्यू।